हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर वॉइस। यानी कि आप आराम से शांति से बैठ के बिना किसी को जवाब दिए हुए मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप किसी को भी जवाब देंगे ना कि मैं तो ये करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, उसके कोई मायने नहीं है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्योंकि एक बार आप सक्सेसफुल होंगे तो जो भी जिसको भी आपने जो भी जवाब देना था वो अपने आप उनके मुंह पर आ जाएगा, अपने आप उनको जवाब मिल जाएगा। तो उस जवाब देने की प्रक्रिया में या डे ड्रीमिंग में कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं ये कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, इन सब चीजों में समय व्यर्थ ना करें, निरंतर मेहनत करते रहे, उसी तरफ ध्यान दें। क्योंकि जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो अपने आप सभी को जवाब मिल जाएगा, वही आपकी आवाज होगी। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। While the center has announced the first set of recipients of fellowship program called Vaibhav, बोल रहे हैं केंद्र ने पहले रेसिपिएंट्स मतलब वो लोग जिनको ये मिलने वाला है, फेलोशिप प्रोग्राम एक स्टार्ट किया है। फेलोशिप क्या होता है? जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको फेलोशिप का चांस मिलता है, यानी कि वहां पे रहकर आपको पढ़ने का, साथ ही साथ चीजों को, नई नई चीजों के एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, नई नई चीजों के ऊपर रिसर्च करनी होती है और उस चीज के आपको पैसे मिलते हैं। तो फेलोशिप प्रोग्राम के पहले जो रेसिपिएंट्स हैं, जिनको ये फेलोशिप प्रोग्राम अलॉट किया जा रहा है, और फेलोशिप प्रोग्राम का नाम क्या है? वैभव। उसकी लिस्ट जारी हो गई है, उसके नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। वैभव मतलब वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है वैभव का। द प्रीमाइस ऑफ द इनिशिएटिव रिमेन्स इंट्रिगिंग, हो रहे हैं। अब इसका जो केंद्र है, प्रीमाइस है, यानी कि जिस जगहों पे धारणा है, जो इसका बेसिक व्यू पॉइंट है, वो क्या है? वो बड़ा ही दिलचस्प है। इंट्रिगिंग मतलब दिलचस्प है। साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका पर्पस क्या है कि हिंदुस्तानी ओरिजिन के साइंटिस्ट, चाहे वो बाहर किसी दूसरे देश में जाके बसे हों, ठीक है, उन साइंटिस्ट को क्या किया जाए? और ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री, या फिर वो साइंटिस्ट जिनके फॉर फादर्स, हो सकता है हिंदुस्तान छोड़ के गए हो, किसी दूसरी कंट्री में जाके बस गए हो, ठीक है, उन लोगों को कैन अप्लाई टू स्पेंड अप टू 3 months इन अ ईयर, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत उनको एक साल में कम से कम 3 महीने फॉर 3 years, और लगातार 3 साल के लिए एट अ होस्ट रिसर्च लेबोरेटरी इन इंडिया, हिंदुस्तान की किसी भी एक लेबोरेटरी में, यानी कि लैब में, रिसर्च लैब में, उनको वहां पे हर एक प्रत्येक साल में 3 महीने और लगातार 3 सालों के लिए ये संदर्भ रहेगा, वहां पे रिसर्च करने का मौका मिलेगा। In that period, these researchers are expected to begin a project or technology startup. और इस दौरान में ये जो एक साल में 3 महीने का जो टाइम पीरियड है और 3 साल का टोटल टाइम पीरियड है, इसमें इन रिसर्चर से क्या उम्मीद की जा रही है कि वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, कोई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप करें, बिल्ड लॉन्ग टर्म कनेक्शंस विद द इंस्टीट्यूट्स, जिसके तहत इस इंस्टीट्यूट के साथ में, जिस भी लैब में वो रहेंगे, जिस भी लैब में वो रिसर्च कर रहे होंगे, उसके साथ में उनका लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन जाएगा। कोलैबोरेट विद द होस्ट फैकल्टी, और जिस लैब में वो रिसर्च कर रहे होंगे वहां की फैकल्टी के साथ में, होस्ट मतलब जो वहां पे जिन्होंने निमंत्रण दिया है, तो उस फैकल्टी के साथ में वो कोलैबोरेट करेंगे। कोलैबोरेट करना मतलब सहयोग करना, गठबंधन करना। ब्रिंग इन न्यू आइडियाज टू द फील्ड, और इनके कोलैबोरेशन से क्या होगा? नए आइडियाज को फील्ड में, नए आइडियाज को प्रयोग में लाने का विचार किया जा रहा है। इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेटिंग, और कहाँ पे? इंडियन यूनिवर्सिटीज में और अलग अलग रिसर्च लैब्स में ये चीज करने की कोशिश की जा रही है। एज द प्रोग्राम गेन्स मोमेंटम, अब जैसे जैसे ये प्रोग्राम जो है गति पकड़ रहा है ऑफिशियल्स से, तो ऑफिशियल्स कह रहे हैं न्यू काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स कुड इमर्ज, नई तरह के रिश्ते बन सकते हैं। द इंडियन ओरिजिन फैकल्टी कुड बी एनकरेज टू टेक ऑन स्टूडेंट्स, जैसे कि जो वहां पे से एनआरआई जो आएंगे यहाँ पे रिसर्च करेंगे, उनको यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए फैकल्टी के तौर पे भी अलॉट किया जा सकता है, जिससे कि वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करे। More associates and even supervised degrees
दैट कुड लीड टू अ जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। तो ये क्या कर सकते हैं, ये और ज्यादा एसोसिएट कर सकते हैं, यानी कि सहयोग कर सकते हैं डिग्री प्रोग्राम्स में। अब आपको पता है एमटेक जब करनी होती है या मास्टर्स करनी होती है तो आपको एक सुपरवाइजर की देख रेख में कुछ रिसर्च करनी होती है, ठीक है, जब थीसिस सबमिट करने की बारी आती है तो उन डिग्री प्रोग्राम्स में वो सुपरवाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जेन्युइनली नॉलेज ट्रांसफर, यानी कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, मेरा जो नॉलेज है वो मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, तो जेन्युइनली उन लोगों का नॉलेज जो है वो ट्रांसफर होगा हमारे यूथ में, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एकेडेमियंस हैं, उनके पास। Innovation and work culture, and perhaps optimistically, the non-resident Indian scientists even considering staying on in India. इससे क्या होगा, नॉलेज ट्रांसफर होगा, नई नई इनोवेशन आ सकती हैं, वर्क कल्चर जो है वहां से यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि वहां पे आप लोग किस तरीके से काम करते हैं, अच्छा हमारे यहाँ पे ये चीज गलत है, हम इसको आपके से लेकर सीख सकते हैं, या फिर उनके वहां पे कुछ चीज इस तरीके से काम करते हैं, अरे यार लेकिन आपका हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, हम यहाँ से ये चीज ले सकते हैं, तो ये चीजें वहां पे होने के चांसेस है। परहैप्स ऑप्टिमिस्टिकली, यानी कि कुछ पॉजिटिविटी ही देखने मिलेगी, और ये भी उम्मीद कर रहे हैं पॉजिटिविटी, ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन साइंटिस्ट हैं, एनआरआई इंडियन साइंटिस्ट हैं, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो हिंदुस्तान में लंबे अरसे तक रहना भी चाहें, क्योंकि इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है ब्रेन ड्रेन की। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ब्रेन ड्रेन एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां पे एक कंट्री के जो ओरिजिन, स्टेट ऑफ ओरिजिन वाली कंट्री है, जैसे कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया हूँ, ठीक है, मैंने अपनी बीटेक करी, बीटेक करने के बाद मैं चली गई यूएसए। अब मैं यूएसए में जॉब कर रही हूँ, डेफिनेटली जॉब कर रही हूँ तो मैं वहां पे घर भी लूंगी, हाउस भी लूंगी, या फिर रेंटल अपार्टमेंट्स लूंगी। तो अगर मेरी परमानेंट जॉब वहीं पे मैं करना चाह रही हूँ और ग्रो करती जाऊंगी, मैं यूएसए में ही रहना चाह रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे, मैंने बीटेक इंडिया में करी लेकिन मैं अपनी कंट्री को क्या दे रही हूँ, कुछ नहीं, मैं यहाँ से बीटेक करके वहां पे चले गई और मेरा जो भी नॉलेज था वो मैं यूएसए को दे रही हूँ, यूएसए की डेवलपमेंट में उसका हिस्सा बन रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी कि जो हमारे इंटेलिजेंट माइंड्स हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाके वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, वहां पे रेजिडेंशियल देख रहे हैं, वहां पे जाके डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो इस समस्या को भी हो सकता है, एक मतलब अभी सिर्फ एक आइडिया है, पर हो सकता है कि ऐसा करने से, इस इनोवेशन से वो चीज भी रुक पाए। वैभव इज नॉट एन ओरिजिनल आइडिया, वैभव एक पहला स्टार्टिंग आइडिया नहीं है। ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट्स टेन्योर इटसेल्फ, बोल रहे हैं इस गवर्नमेंट का जो भी 10 साल का शासनकाल रहा है, इसी के दौरान में द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी कंसीव्ड द वज्र, बोल रहे हैं इसी सरकार के टेन्योर के दौरान में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको डीएसटी बोला गया है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वज्र करके भी एक आइडिया इनोवेट किया था, विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च। वज्रा का फुल फॉर्म क्या है, विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम, ये भी लागू करी थी विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। इनके भी ऑब्जेक्टिव्स, इनके भी जो आइडियाज हैं बेसिक, वो यही थे, सेम ही थे। द डिफरेंसेस इन टू स्कीम्स आर माइनर। तो अब आप बोलेंगे कि वैभव, और फिर अगर वज्रा ऑलरेडी थी तो वैभव लॉन्च करने की क्या जरूरत थी, है ना। तो इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है। वैभव इज एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब वो लोग जो प्रवासी हो चुके हैं, जो हिंदुस्तान छोड़ के जा चुके हैं। तो वैभव जो है टारगेट कर रही है उन लोगों को जो हिंदुस्तान ओरिजिन के हैं, या फिर जैसे हिंदुस्तानी मूल के हैं और वो दूसरे देश में जा चुके हैं, उनको टारगेट कर रही है। जबकि वज्र क्या था, वाइल वज्र इंक्लूड अदर नेशनैलिटीज टू, लेकिन वज्र में कोई नेशनैलिटी का भेद नहीं था, वज्र में कोई स्पेसिफिक किसी नेशनैलिटी के लिए नहीं था, उसमें बेसिकली केवल नॉलेज ट्रांसफर और इंडिया की रिसर्च डेवलपमेंट में तरक्की, ये चीज थी। उसमें आप चाहे, हो सकता है आप इंडोनेशिया के हो सकता है आप जापान के हो, कहीं के भी आप रिसर्चर हो सकते हैं, नेशनैलिटी भी आपकी कहीं की भी हो सकती है, हो सकता है कि आपकी पीढ़ियां, आप हैं ही ओरिजिनल नेटिव, आप वहीं के हैं जापान के, लेकिन आप आके यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। तो ये था वज्र। लेकिन वैभव में क्या है, आप इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए, आपके फोर फादर इंडियन होने चाहिए, अगर पहले, बहुत पहले आपकी पीढ़ियां चली गई, बट आपका ओरिजिन जो है, एंसेस्ट्री जो है, वो इंडियन होनी चाहिए। वज्र दो जनरस इन द अमाउंट ऑफर्ड एज फेलोशिप, अब जनरस मतलब उदार था, यानी कि वज्र में क्या था, जो फेलोशिप दी जा रही थी, अमाउंट दी जा रही थी, पैसे दिए जा रहे थे फेलोशिप के लिए, वो ज्यादा थे।
was restricted to 1 year engagements. लेकिन अब जैसे वैभव में 3 साल का टेन्योर बताया ना, पर ईयर 3 months, और टोटल जो है 3 साल तक ये चलेगा, ठीक है, 3 years तक चलेगा, यानी कि टोटल 9 months का ड्यूरेशन था, ठीक है, लेकिन था 3 years के लिए। तो ये जो वज्र था ये 1 साल का एंगेजमेंट है, इसमें आपको पूरा 1 साल यहाँ पे रिसर्च करनी है, उसके बाद आप जा सकते हो। अनलाइक वैभव विच पेज लेस बट एक्सटेंड्स टू 3 years, लेकिन वैभव इससे विपरीत है, वैभव में पे तो कम है, यानी कि जो फेलोशिप दी जा रही है वो कम है, लेकिन इसका टेन्योर जो है वो ज्यादा है, 3 साल का टेन्योर है। द DST which is in charge of both schemes, अब DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही दोनों स्कीम्स का इंचार्ज है, says that nearly 70 international faculty have spent time in India as part of वज्र, कि वज्र के अनुसार, वज्र जब स्कीम लॉन्च की गई थी उसके अकॉर्डिंग 70 इंटरनेशनल फैकल्टीज ने 1 साल के दौरान में हिंदुस्तान में स्टे किया है, यानी कि हिंदुस्तान के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हाथ दिया है। दो देयर हैव बीन कंसर्न्स ओवर द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कीम, लेकिन ये स्कीम कितनी प्रभावी रही है, कितनी प्रभावशाली रही है, इसके ऊपर अभी कुछ क्लैरिफाई करना सही नहीं है, या उसके ऊपर अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ कंसर्न्स हैं कि ये ज्यादा इफेक्टिव शायद नहीं हुई है। करंटली ऑफिशियल्स से बोथ स्कीम्स विल कंटिन्यू, अभी के लिए। अब लोग कई सोच रहे होंगे कि अगर वज्र के हमने वैभव लॉन्च कर दी तो हो सकता है वज्र को बंद कर दिया जाए, बट ऐसा है कि अभी के लिए तो ऑफिशियल्स ये बोल रहे हैं कि दोनों स्कीम्स जो हैं वो चालू रहेंगी। while facilitating exchange between Indian and foreign universities is welcome, बोल रहे हैं ये जो सुगम बना रहे हैं एक्सचेंज फॉरेन यूनिवर्सिटीज और इंडिया के रिसर्च टीम्स के बीच में, यूनिवर्सिटीज के बीच में जो एक्सचेंज है इसको जो सुगम बना रहे हैं, फैसिलिटेट मतलब सुगम बनाना, इज वेलकम, ये स्वागत करने योग्य है। देयर ऑट टू बी क्लैरिटी ऑन व्हाट इंडिया होप्स टू गेन बाय स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन इंडियन डायस्पोरा, लेकिन अभी इनको हिंदुस्तान सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए, ऑट टू बी मतलब करना चाहिए, क्लैरिटी देनी चाहिए किस बात के ऊपर, कि हिंदुस्तान हासिल क्या करना चाहता है। अगर हम हिंदुस्तानी डायस्पोरा को यानी कि हिंदुस्तानी प्रवासियों को टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए अलग से वैभव स्कीम लॉन्च की है, तो इससे हिंदुस्तान की मंशा क्या है, वो अचीव क्या करना चाहता है, ये चीज की क्लैरिटी नहीं मिली है। थ्रू द डेकेड्स much ink has been spilt on the problem of brain drain, अब to spill the ink मतलब कि काफी कुछ लिखा जाना, तो कई दशकों से बहुत कुछ लिखा जा रहा है ब्रेन ड्रेन की समस्या के ऊपर, where talented researchers went abroad for want of commensurate opportunities in India, बोल रहे हैं क्यों चले गए, जहाँ पे बहुत टैलेंटेड जो युवा हैं, रिसर्चर हैं, वो लोग दूसरे देशों में चले गए, अब्रॉड चले गए, क्योंकि उनको हिंदुस्तान में कमी लग रही थी, किस चीज की, अपॉर्चुनिटीज की, उनके अनुरूप, कमेंसुरेट मतलब अनुरूप, तो उनको अपने अनुरूप की अपॉर्चुनिटीज की कमी लग रही थी हिंदुस्तान में, इसलिए वो बाहर चले गए। अब जाहिर सी बात है वहां पे जाके आप अडोब के लिए काम कर रहे हैं, आप गूगल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनीज जो है जो रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं वो यूएसए में कर रही हैं, हिंदुस्तान में काम तो हम लोग करते हैं लेकिन वो रेवेन्यू तो जनरेट उधर ही होता है। अगर सपोज करो कि गूगल में ऐसे पहले बोला जाता था कि 70% जो है वो इंडियन है, और एक स्टेटमेंट भी पहले दिया जाता था, मुझे नहीं पता कितना इसमें फैक्ट है नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट दिया जाता था कि जो एप्पल है उसके सीईओ बोलते हैं कि इंडियंस को 70% से ज्यादा नहीं एम्प्लॉय करना है कंपनी में, अदरवाइज ये लोग हमारे ऊपर टेक ओवर कर लेंगे, ऐसा उनका कहना था। मुझे नहीं पता इस फैक्ट में कितनी सच्चाई है नहीं है, बट ये एक बात बोली जाती थी कि इतने इंडियंस वहां पे जा चुके हैं। तो डेफिनेट सी बात है, आप लोग वहां पे काम कर रहे हैं, हिंदुस्तानी वहां पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ से इनकम जनरेट करके बैक ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे वो जा किसको रहा है, यूएसए को। प्रिवेल कौन हो रहा है, डेवलप कौन बन रहा है, यूएसए और ज्यादा डेवलप्ड होता जा रहा है, और हिंदुस्तान अभी भी डेवलपिंग क्यों है, क्योंकि हिंदुस्तान का ज्यादा टैलेंट तो बाहर चला गया, ठीक है, तो वहां पे जाके वो डेवलप कंट्रीज में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान अभी भी डेवलपिंग स्टेज पर है, क्योंकि हिंदुस्तान में उनके अकॉर्डिंग हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। while economics and individual proclivities heavily influence such decisions, अब बोल रहे हैं हालांकि जो इकोनॉमिक है या किसी भी
व्यक्ति की इकोनॉमिक्स है, यानी कि उसके पास कितने फंड्स हैं, उसको कितना पैसे की जरूरत है, और मेरी खुद की जो चॉइसेस है, मेरी जो प्रवृत्ति है, वो हेवीली इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। कि अगर मैं सोच रही हूँ, मैं मनी माइंडेड हूँ, तो मैं जरूर बाहर जाऊंगी, या फिर मेरी फैमिली के, मेरे फादर ने अगर लोन लिया है मेरी पढ़ाई के लिए 15-20 लाख रुपए, तो मैं जरूर चाहूंगी कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले। हिंदुस्तान में मुझे मिल नहीं रही, हिंदुस्तान में मुझे 10-20 हजार की जॉब मिल रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे 70 से 80 हजार की स्टार्टिंग पैकेज मिल रहा है, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? जाहिर सी बात है, मेरे फादर ने लोन लिया है, मुझे वो चुकाना है। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक और इंडिविजुअल, कि मुझे पैसा कमाना है, मैंने इतनी मेहनत करी है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपना फ्यूचर आगे सिक्योर करना है। जिस बदहाली में, तंग हाली में मेरे पेरेंट्स रहे, मुझे उसमें नहीं रहना। ये हो गया इंडिविजुअल प्रोक्लेविटीज। इसका मतलब क्या है कि मंशा, जो उनकी प्रवृत्ति है, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे इंडिविजुअल की विचारधारा हो, ये ऐसे डिसीजंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, प्रेरित करती है। शॉर्ट टर्म फेलोशिप्स आर यूजफुल इन प्राइमिंग फॉरेन faculty and researchers to the potential for science in India। तो बोल रहे हैं कि अगर हम ये शॉर्ट टर्म ऐसे फेलोशिप इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जो है इफेक्टिव रहेंगे। किस चीज में? इन प्राइमिंग। प्राइमिंग मतलब तैयार करना फॉरेन फैकल्टी को, यानी कि वहां के लोगों को यहाँ पे आके तैयार करना, यहाँ के आने के लिए तैयार करना, और उनसे हम लोग कुछ सीख सके हैं। हिंदुस्तान की जो रिसर्च है उसकी पोटेंशियल को, साइंस की फील्ड में उसकी पोटेंशियल को और ज्यादा हम एक्सप्लोर कर सकें, इसके लिए ये बहुत अच्छा एक कदम है। दे कैन ले बेयर द चैलेंजेस। ले बेयर मतलब उजागर करना, तो वो क्या कर सकते हैं? वो चैलेंजेस को उजागर कर सकते हैं। द लैक ऑफ फंडिंग फॉर बेसिक रिसर्च, क्योंकि अब हिंदुस्तानियों की तो बात सुन नहीं रहे, हम लोग बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में पहले ही भी काफी सारे रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि भाई फंड्स नहीं है, हमें इतने फंड्स नहीं दिए जाते, इतनी अच्छी तरीके की रिसर्च नहीं होती। लेकिन हो सकता है बाहर से अगर लोग आके बोले तो सरकार सुन ले, तो ये उजागर कर दे कि भाई फंड नहीं है, बेसिक रिसर्च करने के लिए भी फंडिंग नहीं मिल रही। द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बाय प्राइवेट कंपनीज, वो इस बात का भी पॉइंट उठा दे कि भाई प्राइवेट कंपनीज जो है वो इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही इन कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बेसिक रिसर्च और डेवलपमेंट में प्राइवेट कंपनीज जो है वो हिस्सेदारी नहीं दिखा रहे। आपको पता है यूएसए का 70% जो शेयर है वो प्राइवेट कंपनीज का है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। उनके R&D डिपार्टमेंट इतने बड़े बड़े क्यों बने हुए हैं? जितना भी R&D है वो बाहर से क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड लिमिट्स ऑन एकेडमिक फ्रीडम, और जो लिमिट्स है एकेडमिक फ्रीडम में, कि जो लिमिटेशंस है कि भाई आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये यहाँ पे आपको छूट है इस चीज की नहीं, वो जो लिमिटेशंस है उनके बारे में हो सकता है जो चैलेंजेस है उनको उजागर कर दिया जाए। एंड ट्रिगर चेंजेस इन पॉलिसीज, और हो सकता है कि इसकी वजह से जो पॉलिसी है उनके अंदर चेंजेस जो है वो संभव हो पाए। The tremendous competition for tenured jobs in American and European universities, बोल रहे हैं जो इतना बड़ा कंपटीशन हो रहा है अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज में थोड़े समय के लिए, टेन्योर्ड यानी कि थोड़े समय के लिए जॉब पाने के लिए जो इतना बड़ा कंपटीशन चल रहा है, means that there is a vast pool of skilled scientific manpower। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा साइंटिफिक मैन पावर का एक तब बड़ा सा समुद्र अवेलेबल है। ट्रेन अब्रॉड, जो कि बाहर ट्रेन लेकर आए हैं, हु कैन बी ब्रॉट बैक और रिटेन्ड इन इंडिया, जिनको हम इन स्कीमों के जरिए हिंदुस्तान में वापस ला सकते हैं और हिंदुस्तान में ही रिटेन कर सकते हैं, यानी कि बनाए रख सकते हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मस्ट बी द टचस्टोन, हमें कुछ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही बनाने चाहिए। अब यहाँ पे जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो क्या होगी कि हम इन स्कीम्स का टचस्टोन, यानी कि इन स्कीम को कसौटी पे परखे, वही हमारा रियलिस्टिक अप्रोच होगा। It remains to be seen if the presumption that scientists of Indian origin will be likelier to stay back। तो बोल रहे हैं कि अभी ये देखना बाकी होगा कि जो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, जो हम एक अनुमान लगा के चल रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं वो शायद वापस यहीं आके रुक जाए। ठीक है, तो ये देखना भी बाकी होगा कि क्या ऐसा होता है। इंडिकेटेड बाय द एथनो नेशनलिस्ट रिस्ट्रिक्शन विल बियर फ्रूट्स। तो ये जो एथनो यानी कि जातीय राष्ट्रवादी है, इसकी वजह से जो इसके जो इंडिकेशंस दिखाई देते हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हिंदुस्तान में इतना धर्मवाद जातिवाद है उसको छोड़ के भी गए होंगे, तो क्या इसमें फल लगेंगे? क्या ये फल देगा जो हमारा एजम्पशन है कि भाई हम इस तरीके की स्कीम चलाते हैं, इससे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो यहीं पे रह जाएंगे? क्या ये फ्रूटफुल होगा? ये स्कीम सफल होगी? ये देखना भी बाकी है।
दैट्स ऑल, पैसेज में इतना ही था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन आपको कैसी लगी? स्केप्टिकल, यानी कि दुविधा में। तो दुविधा में नहीं लगी, उन्होंने बोला स्कीम बहुत अच्छी है, इसके अब हमें फ्रूट्स अच्छे देखने मिल सकते हैं, नॉलेज एक्सचेंज होगा, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होगा, हम इंडियन डायस्पोरा के लोगों को वापस यहाँ पे ला सकते हैं, प्रवासी भारतीयों को यहाँ पे लाने का और रुकने का एक मौका दे सकते हैं, ठीक है, और हिंदुस्तान की ब्रेन ड्रेन की समस्या को भी सॉल्व करने का एक स्टेप है। तो ये स्केप्टिकल नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the passage, all of the following are true about the वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक प्रोग्राम except that, बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार सारी बातें सही हैं वैभव के लिए, केवल एक बात को छोड़ के। साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन और एंसेस्ट्री कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, ये तो करेक्ट है, ठीक है। Participants are required to spend 3 months annually for 3 years at a host research laboratory in India, ये भी करेक्ट है। The program aims to encourage participants to permanently relocate to India, तो ये उसका अहम उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य नहीं है, एम नहीं है, इसका एजेंडा नहीं है, लेकिन हो सकता है इस प्रोग्राम के जरिए ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी, एक उम्मीद जताई जा रही है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो भी कहना जल्दबाजी होगा, पर एक उम्मीद जताई जा रही है कि अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में मिल जाए तो हो सकता है कि वो रह जाए। तो ये करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। The initiative is designed to foster long-term connections and collaborations between the researchers and the host institutions, ये भी correct है। So option C is correct because the statement is incorrect. पैसेज की मेन थीम क्या है? कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन बिल्कुल नहीं किया है कि उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हमारा अच्छा है, ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं किया है। द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, तो हिंदुस्तान में साइंटिफिक रिसर्च करने के क्या इकोनॉमिक प्रभाव पड़ेंगे, उनके ऊपर भी चर्चा नहीं करी है, पर एक प्रयास है ब्रेन ड्रेन को रोकने का, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को बढ़ावा देने का, उसके बारे में चर्चा की गई है। द एफर्ट्स टू एड्रेस ब्रेन ड्रेन एंड फॉस्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन रिसर्च थ्रू वैभव एंड वज्र, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, ये भी इनकरेक्ट है। हमने टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंडियन यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी कैसे कैसे आगे डेवलप हो रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करी। Based on the passage, we can infer that the author would be more supportive of. पैसेज के अनुसार हमें क्या लगता है कि किस बात को ऑथर जो है वो सपोर्ट करेंगे। सबसे पहला, The वैभव प्रोग्राम exclusively focusing on technological startups, कि वो इस बात को ज्यादा करेंगे कि इसके अंदर केवल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स के ऊपर ही फोकस किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, अगर रिसर्च भी होती है ना किसी फील्ड में तो वो भी हिंदुस्तान के लिए बहुत बेहतर है। केवल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप यहाँ पे किया जाए और उसके बाद में उसके ऊपर ज्यादा काम किया जाए तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिसर्च भी बहुत अहम है यहाँ के लिए, ठीक है। तो इस बात के उनका कोई मतलब लिंक नहीं है राइटर का। एस्टैब्लिशिंग अ टेम्पररी एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन साइंटिस्ट, कि एक टेम्पररी एक्सचेंज प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए नॉन रेजिडेंट इंडियन साइंटिस्ट के लिए, तो वही तो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है। encouraging Indian origin scientists to contribute to Indian research institutes without long term commitments, तो जब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही नहीं होगा तो रिसर्च ऐसा तो है नहीं कि आज गए और आज के आज रिसर्च कर दी या 3 महीने के अंदर वो रिसर्च कंप्लीट हो ही जाएगी, 3 साल के अंदर कंप्लीट हो ही जाएगी। पर एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि एक व्यक्ति ने जिसने एक जगह पे हिंदुस्तान में कोई ए लैब है इसके अंदर उसने रिसर्च स्टार्ट कर दी, वो 3 साल के अंदर रिसर्च खत्म नहीं हुई बट वो ऐसा है कि रिसर्च काफी करीब पहुंच चुकी है अपने रिजल्ट के, तो भी वो व्यक्ति इस लैब के साथ में एसोसिएटेड रहेगा क्योंकि उसको अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है, ठीक है। फैसिलिटेटिंग अ जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, कि जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज को सुगम बनाया जाए, इनोवेशन को सुगम बनाया जाए और वर्क कल्चर थ्रू लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट्स एंड कोलैबोरेशन को सुगम बनाया जाए, तो बिल्कुल करेक्ट है, इस बात के पक्ष में वो बिल्कुल होंगे। व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द वैभव एंड वज्र स्कीम्स अकॉर्डिंग टू पैसेज, तो देखो दो जो बहुत अहम इसके अंदर डिफरेंसेस हैं वो ये है कि वैभव जो है वो इंडियन डायस्पोरा को टारगेट कर रहा है, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा के लिए है, और वज्र जो है वो इंटरनेशनल कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि वैभव जो है 3 ईयर का
शॉर्ट ड्यूरेशन का, पर ईयर 3 months और 3 years का ये टारगेट है। और वज्र जो है 1 year, कंप्लीट 1 year का टेन्योर है। ठीक है। वैभव एंड वज्र डिफर प्राइमरली इन ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट्स दे ऑफर। तो मुख्य डिफरेंस उनका ड्यूरेशन नहीं है, मुख्य डिफरेंस है, प्राइमरी डिफरेंस है, क्योंकि वज्र ऑलरेडी था। ठीक है, 1 साल में हमारा टारगेट कंप्लीट हो रहा था। वैभव लॉन्च करने की जरूरत थी क्योंकि वज्र में सारे स्टूडेंट्स इनरोल कर सकते हैं, वैभव में केवल इंडियन स्टूडेंट्स इनरोल कर पाएंगे। ठीक है। द डिफरेंस लाइज इन टारगेट टाइम डेमोग्राफिक, बिल्कुल करेक्ट है। जिस तरीके से हम टारगेट कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंस है। एज वैभव इज एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन डायस्पोरा while Vajra is open to faculty of various nationalities. Option B is absolutely correct. इसमें मेजर डिफरेंस जो है वो आप जिसको टारगेट कर रहे हैं ना, जो आपका टारगेट है, जो आपका उद्देश्य है, वो है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। एनी फीमेल एनिमल, कोई भी मादा जानवर जो है, which feeds its young on milk from her own body, जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालती है, अपने शरीर से दूध उत्पन्न करके उनको पालती है, ऐसे जानवर को क्या बोला जाता है? ऐसे जानवर को, स्तनधारी जानवरों को क्या बोला जाता है? मैमल। क्या बोला जाता है? मैमल। ठीक है। वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट क्या है? जो हम स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हड्डियां होती हैं, बैकबोन ना, उनको बोला जाता है वर्टिब्रेट। पैरासाइट, पैरासाइट मतलब परजीवी, यानी कि एक ऐसा जानवर, इंसेक्ट, जो दूसरे होस्ट के ऊपर निर्भर करता है। एक जैसे लीच वगैरह होते हैं, वो इंसान के शरीर के अंदर रहते हैं और उसी का खून चूस चूस के पल रहे होते हैं। मैमल, मैमल यानी कि स्तनधारी। और फोना, फोना मतलब जीव जंतु जो होते हैं। ठीक है। सो ऑप्शन सी मैमल इज करेक्ट। सर्टेन टू हैपन, अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। जो चीज निश्चिततः होनी ही है, जिसको आप टाल नहीं सकते, है ना, वो होकर ही रहेगी। सूरज उगकर ही रहेगा, उसको आप टाल नहीं सकते। ये हो सकता है कि बादलों के अंधेरे में आपको दिखाई ना दे, बादल उसको छुपा दे, पर सूरज तो उगा है ना, तो वो तो उगेगा ही। जस्टिफाइबल, जस्टिफाइबल मतलब आप किसी चीज को रीजनेबल बता रहे हैं कि हाँ भाई इसका ये कारण था इसलिए मैंने ऐसा किया, तो आप उसके जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मतलब बहुत जरूरी। कन्वर्टेबल यानी कि जिसको आप चेंज कर सकते हैं। और इनएविटेबल मतलब जिसको आप टाल नहीं सकते। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नेफ्यू, नेफ्यू के स्पेलिंग होते हैं NEPHEW, नेफ्यू। तो नेफ्यू के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। फादर करेक्ट है, नीस करेक्ट है, अंकल करेक्ट है। ऑप्शन ए नेफ्यू इज इनकरेक्ट। इंडोलेंट का एंटोनिम हमें बताना है। इंडोलेंट का मतलब होता है बहुत ही लेजी, आलसी कोई व्यक्ति, लेथार्जिक। ठीक है, लेजी ये तो सिनोनिम हो गया। अनस्किल्ड, अनस्किल्ड इससे मैच नहीं कर रहा, यानी कि जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, स्किल नहीं है। ठीक है। एक्टिव, एक्टिव मतलब बहुत ही एक्साइटेड बंदा, बहुत ही चुस्त बंदा, सक्रिय। ठीक है, सक्रिय कोई व्यक्ति। सो ऑप्शन सी एक्टिव इज करेक्ट। स्लगिश, स्लगिश मतलब सुस्त सा, ढीला ढाला सा। सो ऑप्शन सी एक्टिव इज करेक्ट। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो भारत की आजादी का जो मूवमेंट था, sought to establish the conceptions of freedom, वो चाहता था फ्रीडम के कंसेप्शंस बनाना, तो फ्रीडम के कंसेप्शंस बनाना नहीं चाहता था। एंड सोशल वेलफेयर एज गोल्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, तो एक हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट का सोशल वेलफेयर और क्या होना चाहिए? कंसेप्ट ऑफ, आगे देखते हैं, रिजल्टिंग इन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो प्रोसीजर्स ऑफ फ्री माइंड, कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, सिंबल ऑफ विक्ट्री या मेथड्स ऑफ सिंपथाइज। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी सबसे सूटेबल अरेंजमेंट बन रहा है, जो कि कंसेप्ट के साथ में लिबर्टी का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन बी कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी इज करेक्ट। शी माइट हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च बाय दैट टाइम, कि उसने उस समय तक अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली होगी, शायद कर ली होगी। माइट है ना, मतलब शायद कर ली होगी, ये अनुमान लगा रहा है। तो शी क्या है? अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। माइट हैव कंप्लीटेड ये क्या है? हमारा वर्ब है। हर रिसर्च, उसकी रिसर्च जो है ये है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब पैसिव वॉइस में कर रहा है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। हर रिसर्च अब कंप्लीट हो चुकी होगी, अनुमान लगाना है। माइट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर बाय दैट टाइम। ठीक है, हर रिसर्च माइट बी कंप्लीटेड, माइट बी कंप्लीटेड नहीं आएगा। हर रिसर्च माइट हैड बीन, हैड नहीं आएगा। हर रिसर्च माइट हैव बीन
completed by her by that time. Option C is correct. Option C is correct. The police were on high alert on account of the dash convict who had killed many people. अब पुलिस हाई अलर्ट पे क्यों थी? क्योंकि एक जो कन्विक्ट है, जिसको दोषी है, दोष पाया हुआ व्यक्ति है, कल्प्रिट है, वो क्या है? भाग चुका है, जिसने कि बहुत सारे लोगों को मारा है. रन आफ्टर, किसी के पीछे भागना. वॉक अवे, दूर चले जाना. इलोप्ड, इलोप्ड मतलब वहां से गायब हो जाना. रन अवे यानी कि भाग जाना. तो ये वाला रन अवे मतलब है, और ये वाला वॉक अवे मतलब आप किसी से कुछ रिश्ता दूर कर रहे हैं, कुछ दूर जा रहे हैं, ठीक है. लेकिन ये रन अवे मतलब कि जेल तोड़ के भाग जाना. सो ऑप्शन डी, रन अवे, इज करेक्ट. He regards himself as a patriot. वो अपने आप को एक देशभक्त बोलता है. देशभक्त का एंटोनिम क्या होगा? नेशनलिस्ट. नेशनलिस्ट नहीं होगा. ड्यूटीफुल, ये भी इनकरेक्ट है. ट्रेटर मतलब धोखेबाज, देशद्रोही, ठीक है. तो यहाँ पे देशद्रोही, ऑप्शन सी इज करेक्ट. Lucy presented a lucid account of her achievements before the committee. अब lucid का मतलब क्या होता है? बहुत क्लियर, स्पष्ट, विस्तृत उसने अपनी डिटेल्स बताई अचीवमेंट की कमेटी के सामने. लेकिन इसका एंटोनिम क्या होएगा? तो अब इसका मतलब है क्लियर, स्पष्ट. ऑर्डरली, ऑर्डरली मतलब एकदम व्यवस्थित तरीके से. एम्बिग्यूअस यानी कि अनक्लियर, अस्पष्ट, ठीक है. इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब होता है समझने योग्य. और ट्रांसपेरेंट मतलब एकदम क्लियर, पारदर्शी. सो यहाँ पे ऑप्शन बी, एम्बिग्यूअस, इज करेक्ट. स्क्रैप द बैरल. स्क्रैप द बैरल का मतलब, अब जैसे कि सपोज करो आप आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है. ये आइसक्रीम का कंटेनर है, तो आप पहले बीच से सारी आइसक्रीम खाओगे. फिर जब आपकी लास्ट रिसोर्स बच जाएगी, आपकी आइसक्रीम खत्म हो जाएगी, तो आप साइड से खुरेचना स्टार्ट कर देते हैं ना. उसको भी आप लिक कर करके साइड से खुरेच के, फिंगर डाल के भी सारा निकाल के खाते हैं. तो मतलब क्या हुआ? स्क्रैप द बैरल, कि आपने अपनी अंतिम रिसोर्सेस जो है वो इस्तेमाल करी हैं. आपको मजबूर कर दिया गया है कि आपके जो अंतिम ऑप्शंस बचे थे आप उनको इस्तेमाल करें. ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, कुछ ढूंढने की कोशिश करना. हाइडिंग समथिंग, कुछ छुपाने की कोशिश करना. यूजिंग ऑल द वेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, कि कुछ चाहिए आपको, उसको पाने के लिए आपने सब कुछ झोंक दिया, सब कुछ आपने ट्राई कर लिया. टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्सेज, अपनी अंतिम और सबसे कमजोर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाना. ऑप्शन डी इज करेक्ट. अ डाइम अ डजन यानी कि बहुत साधारण सी, बहुत आम सी कोई चीज हो, कॉमन कोई चीज हो. हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम अ डजन एंड डिडंट इम्प्रेस द बॉस, यानी कि उसके जो आइडियाज थे, विचार थे, वो ऐसे थे जो आम तौर पे कॉमन से, साधारण से आइडियाज थे, जिनसे उसका बॉस इम्प्रेस नहीं हुआ. तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है यहाँ पे अ डाइम अ डजन, जो फिट बैठ रहा है बिल्कुल, ठीक है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द कंसर्ट टिकट्स वर अ डाइम अ डजन, की कंसर्ट टिकट्स जो है वो बहुत आम थी, बहुत साधारण थी, कॉमन थी, इसलिए वो सोल्ड आउट होगी. तो कॉमन होने से जरूरी थोड़ी है सोल्ड आउट हो जाती है. अब हर सिनेमा घर में मूवी टिकट्स तो मिलती हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि हर मूवी सुपर हिट हो जाती है. तो ये इनकरेक्ट हो गया. द रेस्टोरेंट हैड सम डिलिशियस डिजर्ट्स दैट वर अ डाइम अ डजन. रेस्टोरेंट में कुछ ऐसे बहुत टेस्टी डिजर्ट्स थे जो बहुत आम थे, कॉमन से थे. तो कॉमन से थे तो उसमें कुछ अलग क्या हुआ? द एंटीक स्टोर हैड सम रेयर फाइंड्स, उसमें कुछ रेयर मिलने वाली चीजें थी, बट दे वर अ डाइम अ डजन, लेकिन वो साधारण थी. जब रेयर थी तो आम कैसे हो सकती हैं? तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है इनकरेक्ट है. यहाँ पे अ डाइम अ डजन जो है करेक्टली फिट नहीं बैठ रहा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. हमें करेक्टली यूज्ड जो सेंटेंस है वो देखना है, ठीक है. शी इज अ इंडियन, अ इंडियन नहीं होता. इंडियन जो है वो वॉवल साउंड है, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एन इंडियन आएगा, ठीक है. तो ये इनकरेक्ट हो गया. शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू एन यूरोपियन. यू, यू वाई से स्टार्ट हो रहा है, यू, ठीक है. यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है. तो यहाँ पे साउंड वाई है तो एन नहीं आएगा, अ यूरोपियन आएगा. शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन इंजीनियर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें देखना है फ्रूटफुल. तो फ्रूटफुल के स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है. अंक्शन, इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है. विलफुल, विलफुल के स्पेलिंग इनकरेक्ट है. WILLFUL, विलफुल. ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज द स्पेलिंग आर इनकरेक्ट. क्रैडल, पालना, क्रैडल की स्पेलिंग भी करेक्ट है.
Only the artists who make sculptures are allowed to take part in exhibition. तो जो व्यक्ति sculptures बनाता हो उसको क्या बोलते हैं? स्कल्प्टर. क्या बोलते हैं? स्कल्प्टर. पेंटर. पेंटर वो जो पेंटिंग करता हो, ठीक है. आर्टिसन. आर्टिसन होते हैं मीनाकार. और पॉटर जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं. और स्कल्प्टर क्या होता है? जो स्कल्पचर्स बनाता हो, जो लकड़ी के या फिर पत्थर की चीजों को गढ़ के उसको स्कल्पचर बनाता हो. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. पेमेंट्स कैन बी मेड बाय डैश और इन कैश. बैंक में जाते हैं तो लिखा होता है ना कि पेमेंट या तो आप चेक से कर सकते हैं या कैश से कर सकते हैं. चिक इनकरेक्ट है. चीक इनकरेक्ट है. चेक करेक्ट है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. चीकी. चीकी भी नहीं होगा. ऑप्शन सी चेक इज करेक्ट. Even as the region is reeling under the unprecedented monsoon. बोल रहे हैं जैसे भी, हालांकि क्या है, ये इलाका जो है वो प्रेशर में है, तनाव में है. किसके? अनप्रेसिडेंटेड मॉनसून से वो जूझ रहा है. डैश दैट हैज क्लेम्ड मेनी लाइव्स एंड डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स. जिसने कि बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान किया है, बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाया है. प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज इन हिमाचल प्रदेश. इतने करोड़ों लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा है. पंजाब और हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में. द रिपोर्ट फिल्ड इन द राज्यसभा regarding the nationwide losses caused by rains in last decade is an eye opener. तो राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसके तहत देश भर में पिछले 10 सालों में जो भी बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है उसका डेटा बताया गया. तो ये हमारी आंखें खोल देने वाला, चकाचौंध रख देने वाला था, यानी कि हमें बड़ा शौक लगने वाला था. द डेटा प्रेजेंटेड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री फॉर द 2012 to 2021 पीरियड. जो ये डेटा दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया. 2012 से 2021 तक का डेटा था. ये कहता है that over 17,000 people died in floods. कि 17,000 लोगों की मौत हुई है फ्लड्स में 2012 से 2021 के दौरान. It pegs the damage to property at rupees 2.61 lakh करोड़. और जो प्रॉपर्टी का आंकड़ा है वो उन्होंने रखा है 2.61 लाख करोड़ का. इतनी प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है. That the death toll and destruction have continued to be massive over the years. और बोल रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि जो डेथ टोल है यानी कि संख्या है और जो डिस्ट्रक्शन है यानी कि नुकसान है, तबाही है, वो लगातार बढ़ रही है पिछले कई सालों से. और दर्शाता है, रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज. वो ये दर्शाता है कि हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज है एंड फ्लड डैश मेजर्स, और फ्लड्स को काबू करने के जो मेजर्स हैं, तरीके हैं, वो सब बहुत बुरी तरीके से पिट चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं. Despite the availability of better technology to forecast weather. हालांकि हमारे पास एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं. The country seems to be dash to tackle the situation on the ground. लेकिन हमारा देश जो है वो परेशान है, वो जूझ रहा है इस स्थिति से जूझने में, विफल हो रहा है इस स्थिति से जूझने में ग्राउंड लेवल पे. And rendering most plans and strategies ineffective is the dash violation of many rules and regulations. और जिन वजहों से ज्यादातर प्लान्स और स्ट्रैटेजीज जो है वो गैर प्रभावी होते हैं वो ये है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन किया जाता है. with impunity that have been promulgated to dash save human and animal habitats from flooding. जिसमें कि कोई विद इम्प्यूनिटी मतलब जिसमें सजा का कोई प्रावधान नहीं है, उसमें सजा नहीं होती. और इनसे क्या हुआ है कि हैव बीन प्रोमलगेटेड. और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे थे जो सब लोग जानते हैं कि इंसान की जान, जानवरों के हैबिटेट्स को बचाने के लिए, फ्लड से बचाने के लिए बनाए गए थे. उन्हीं नियम का, रूल्स रेगुलेशंस का वायलेशन हो रहा है. इवन एज द रीजन इज रीलिंग अंडर द अनप्रेसिडेंटेड मॉनसून डैश दैट हैज क्लेम्ड मेनी लाइव्स. डिके, डिके मतलब किसी चीज का खत्म होना, खराब होना, सड़ना. फरी, फरी मतलब जो बहुत ज्यादा प्रकोप है किसी चीज का, बहुत ज्यादा मात्रा में है. सिंक, सिंक मतलब डूबना. फैंसी, फैंसी मतलब बड़ा ही भव्य. तो यहाँ पे जो मॉनसून है, अनप्रेसिडेंटेड मॉनसून फरी, यानी कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ, उसका जो आक्रोश है, गुस्सा है, उसके बारे में बात की जा रही है.
That the death toll and destruction have continued to be massive over the years reflects poorly on the disaster management policies and flood conclusion measures. फ्लड को कंक्लूड करना यानी कि किसी चीज को एक निष्कर्ष पे पहुंचना, तो उसके मेजर्स तो नहीं होंगे. रेपरकर्शन मतलब जो इसके बाद के परिणाम होते हैं उसके बारे में बात करी जा रही है. इंटरसेशन मतलब क्या होता है कि बीच का, मध्य का, जो इंटरवीन करने का जो काम है, मध्यस्थ होने का जो काम है, उसकी बात की जा रही है. मिटिगेशन यानी कि कम करने की बात की जा रही है. तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज और फ्लड को कम करने के जो मेजर्स हैं उनका विफलता दिखाई दे रही है. तो मिटिगेशन यानी कि कम करना. Despite the availability of better technology to forecast weather, the country seems to be dashed to tackle the situation on the ground. तो क्या कर रहे हैं? स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है अत्यधिक सुविधानुकूल बनाना, यानी कि बहुत ज्यादा उसको अनुकूल बनाना. प्रीडिस्पोज्ड, किसी एक प्रति ज्यादा इंक्लाइनेशन दिखाना, ज्यादा झुकाव दिखाना. इल प्रिपेयर्ड मतलब सीम्स टू बी इल प्रिपेयर्ड यानी कि ना काफी हैं, हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थे. हैवी हैंडेड का मतलब होता है बिना कोई टैक्टिक्स के, बिना कोई सोच विचार के, बिना कोई आपके पास स्किल के आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या सामने आ रहे हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन सी इल प्रिपेयर्ड इज करेक्ट. And rendering most plans and strategies ineffective is the dash violation. Censor violation, contention violation, exorbitant violation और rampant violation. तो यहाँ पे किस तरीके की violation हो रही है? rampant मतलब होता है अनियंत्रित. ठीक है, so option D rampant is correct. That have been promulgated dash save human and animal habitats from flooding. Promulgated for save, टू सेव, तो बचाने के लिए ना, तो टू सेव इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. ठीक है, आप लिंक पे क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. यूजर फ्रेंडली और एंड्रॉयड फ्रेंडली ऐप है. ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.